हेलो एवरीवन। नो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। कौन मैम है? ऑल गुड। हाँ जी सर, बढ़िया। आप बताओ। बस दिवाली की छुट्टी दे दो। अरे सर, आप दे ही नहीं रहे दिवाली की छुट्टी। हम तो परेशान हो गए बोलते बोलते। आज कल कल आज मैं ना बाहर था, सुबह से अभी शाम को ही आया हूँ। मेरी जल्दी सर से बात नहीं हो पाई। कल मैं उनको बोल के ग्रुप में अनाउंसमेंट करवा दूंगा, जैसा भी वो बोलेंगे। ठीक है। ऐसा भी तो क्या ही होता है सर, छुट्टी करवानी चाहिए आपको, बताओ। एक दिन देखो, की। बात पता क्या है, देखो एक चीज समझो। वो मेरे भी गुरु हैं, आप एक बात समझो। ठीक है, अगर उन्होंने मुझे कोई बात बोल दी ना तो मैं उसको बाईपास नहीं कर सकता। नहीं सर, वो तो है। है ना। यहाँ पर ऐसी कोई भी डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भी उनसे पूछना पड़ता है कि सर क्या करना है बताइए। ही इज माई बॉस ऑल्सो। हाँ, नहीं वो तो है। तो ऐसा नहीं है, छुट्टी है, छुट्टी है। नहीं, बट मुझे कोई कुछ, इशू नहीं है। बट और भी पता कुछ नहीं, मैं बोल प्लान क्यों है। रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे कोई इशू भी नहीं है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बाकी लोगों को। हम ये कह सकते हैं। चलो, हमारे कुछ रूल्स बचे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद हम आज देखेंगे पीसीटी का जो फी स्ट्रक्चर है ना, हम्म। वो क्या है। फिफ्थ शेड्यूल हम्म। जो हमने आईएसआर देखा, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन या आईपीआर, इन सब की फीसिस कितनी लगती है इंडियन एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट। तब तक कुछ पूछना है तो बताइए। अब मेरे को स्टार्ट करना, 2 मिनट दीजिए। मोनिका मैम, अर्चना मैम, अखिल सर, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस सर बिफोर दैट? ये आईएसआर आने के बाद ये रिक्वेस्ट कितने 3 मंथ्स में करना होता है ना आईपीईए में? हाँ, सब आइदर 3 मंथ्स हम्म। और 22 मंथ्स, विच अच्छा। एवर। देखिए अब ये रिक्वेस्ट, ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक चीज इसमें कंफ्यूज, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, देखिए समझिएगा। जो रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए 3 मंथ और 22 मंथ है, हम्म। वो है एक्सपायर्स लेटर वाली कंडीशन पे, जो बाद में आए। हम्म। लेकिन उसकी रिपोर्ट के लिए जो टाइमिंग है, मतलब जो सिर्फ, रिपोर्ट आएगी। हाँ जो रिपोर्ट देने की टाइमिंग है, हम्म। 6 मंथ और 28 मंथ की, वो पहले वाली है, जो विच हाँ। कम्स अर्लियर। हम्म। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? यस। सर इसमें 3 टाइम लाइन है ना, 28 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। एक 6 मंथ फ्रॉम रूल 69.1 करके है, वो क्या है मतलब उसमें? कौन सा 6 मंथ? सर 19L में ही ना सर, उसमें 3 टाइम लाइंस गिवन है कि आईपीईआर का मतलब जो आएगी वो 3 महीने का टाइम, मतलब 3 टाइम लाइंस गिवन है। एक 28 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, 6 मंथ फ्रॉम द वो जब वो उसको रिसीव होती है वो कॉपी, और एक 6 मंथ और है सर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सर देखिए, 6 मंथ जो है ना, एक चीज सुना, वो 6 मंथ ही है। एक्चुअली में क्या होता है, हम्म। अगर कोई एप्लीकेशन फॉरेन लैंग्वेज में है, हम्म। एक तो चलिए जैसे इंडिया में इंग्लिश और हिंदी मिल चलती है, हाँ सर। अगर इंग्लिश या हिंदी में सर्च कॉपी की रिक्वेस्ट आई है तब तो हो जाएगा। लेकिन हम्म। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में है तो पहले उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। अच्छा। तो जिस दिन वो ट्रांसलेशन कॉपी मिलेगी, वहां से 6 मंथ फिर चालू होंगे। हम्म। समझ पा रहे हैं? वो 6 मंथ का यहाँ पे क्राइटेरिया है। हाँ इसमें ओके। सर इसमें इतना लिखा हुआ है, 6 मंथ फ्रॉम द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर रूल 69.1 of the regulation under the treaty for the start of the international preliminary examination.
मैं दिखाता हूँ उसको। हम्म, देखिए स्क्रीन दिख रही है सर? हम्म, ठीक है, पहला है, यहां से पढ़िए सर। 6 months from the period specified under rule इस 69। सर इसको इतने पार्ट को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है। 6 months 6 months from the period for the start of the international international preliminary examination or हाँ, 6 और months from the date of receipt by the examining authority of the translation furnished under rule उसको छोड़ 30 दीजिए। whichever expires last। अभी क्लियर हुआ सर? ये जो हम्म 6 मंथ है, हम्म अगर आपको जिस दिन रिपोर्ट बनाने के लिए रिक्वेस्ट फाइल रिसीव हुई, हम्म रिक्वेस्ट रिसीव हुई वहां से, या फिर अगर उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ा है हम्म रिक्वेस्ट को, तो जिस दिन ट्रांसलेशन फर्निश्ड होगी वहां से 6 मंथ स्टार्ट होगा। ओके। ओके सर। और हम्म ये 28 मंथ्स और 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम्म जो पहले खत्म हो रहा है वहां तक आपको फर्निश करना है। ओके। गॉट इट सर? यस सर। हम्म तो सर जो ये सेकंड वाली टाइमलाइन है ये मतलब है स्टार्ट का मतलब, राइट? हाँ ये वही है, बट अगर ट्रांसलेशन कर हो रहा है बीच में, जैसे हम्म मान लीजिए अगर कोई जो एप्लीकेशन चाइना से आई है तो वहां मैंड्रिन यूज होती है। हाँ। तो अगर वहां से ऐसी कोई लैंग्वेज में एप्लीकेशन आई है जिसको इंडिया में रिकग्नाइजेशन नहीं है, तो हम्म वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी। हम्म तो जिस दिन वो ट्रांसलेटेड कॉपी रिसीव होगी रिक्वेस्ट के तौर पे, वहां से 6 मंथ स्टार्ट होंगे। अच्छा, ठीक है सर। Got it? जैसे जापानीज में जापानीज भाषा जो चलती है, हम्म अगर वहां, क्योंकि देखिए हर ऑफिस जो भी कंट्री, वहां पे लोकल लैंग्वेज यूज होती है। हाँ सर, जैसे साउथ कोरिया हो गया या हाँ फिर साउथ कोरिया हो गया। और कोई कंट्री हो गया, ठीक है। हाँ तो हम्म इसीलिए तो या तो इंग्लिश में हो या लोकल रिकग्नाइज लैंग्वेज में रिक्वेस्ट होनी चाहिए। जैसे अब हिंदी में आई तो चलेगा, इंग्लिश हम्म में आई तो चलेगा, है ना? ऐसे तो ट्रांसलेशन होता है ना सर। अगर हमने पढ़ा था कि हाँ। सेक्शन 137 में, हम्म जो कन्वेंशन कंट्रीज के सेक्शन पढ़े थे, कि कंट्रोलर को अगर ट्रांसलेशन कॉपी चाहिए तो वो आपसे ट्रांसलेशन की या तो कॉपी मांगेगा, नहीं तो ट्रांसलेट खुद करेगा और आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हाँ सर, 137। याद आया? तो ये वही ट्रांसलेशन है सर। और वो जो सेक्शंस है ना, दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कन्वेंशन एप्लीकेशन, हम्म दे आर sections of convention countries, हम्म and you can understand that PCT is also a part of those countries as well. So हाँ those हाँ सर, sections वो are सेम ही है, like, सेम ही है। हाँ, so those sections are applicable on convention application as well as PCT on. हम्म Got it sir? हाँ। यस सर, इसे ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 19L अपना हो गया था। देखिए जैसे ISR बनाता है, और ISR और रिटर्न ओपिनियन हमने पढ़ा था, किसको ट्रांसमिट करता है? ISA किसी को भेजता है ना। सर वो आईबी को ट्रांसमिट करता है ना, हाँ आईबी को। वैसे ही IPER जो होता है बाय सेक्शन 19M, जो IPER होगा विल बी ट्रांसमिटेड टू IB बाय
IPEA on the same date it is transmitted to applicant। जिस दिन वो एप्लीकेंट को IPR इशू करके देंगे उसी दिन IB में भी ट्रांसमिट कर दी जाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो एनी में कहाँ गया तेरा मयंक? वो तेरा कौन सा आर्ट लगा था वो नहीं हटा दिया क्या तूने? गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मैं भूल ही गया था आज का क्लास, मैंने कहा आज छुट्टी होगा सर। आज लास्ट है सर, अभी लास्ट तो नहीं, मैं ब्रेक दिवाली से है इसके पहले बाद। लास्ट। हाँ हाँ अंडरस्टूड सर। चलिए आगे बढ़े। रूल 21। 20 नंबर। नहीं नहीं सर, 30 नंबर। कैसे हैं सर, घर पे सब बढ़िया? दिवाली के पटाखे आ गए? सर यही साफ सफाई खत्म हुई और लाइट लगा के खत्म हुआ आज। अच्छा, मैं कल लगाऊंगा। अच्छा, कल तो धनतेरस है ना। हाँ, कल लगा दूंगी। कल धनतेरस है। फाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट। अच्छा, कौन बताएगा प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट क्या होता है? हम्म, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? महादेव सर, अखिल सर, फर्स्ट मोनिका ऑफ मैम। फाइलिंग जो एप्लीकेशन ही प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट होगा ना सर? आप आ गए? हाँ सर। हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट एक तरह से डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रायोरिटी डेट को फिक्स करता है, प्रूफ करता है, एक तरह से प्रूफ होता है। देखिए, जिस दिन भी कोई डेजिग्नेटेड पेटेंट ऑफिस मांगेगा, वहां से विद इन 3 मंथ्स में हमको प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट क्या होगा सर? फर्स्ट फाइल्ड एप्लीकेशन होगा क्या होगा ये, या फिर वो जो तब रिसीविंग वो ऑफिस रिसीव करता है? प्रायोरिटी प्रायोरिटी डेट का प्रूफ होता है एक तरह से।
जो आपको पेटेंट ऑफिस बना कर देता है। जो आप वो कल बोल रहे थे रिसीविंग ऑफिस या कुछ वो बना के देगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अपना ये दिल्ली है, तो हाँ जब भी हाँ। आप यहाँ पर कोई पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो उसकी एक प्रायोरिटी डेट होगी, तो वो एक डॉक्यूमेंट, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट आपको बना कर देते हैं, जो कि प्रूफ होता है कि इस एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट क्या है। ठीक ओके, है तो सर। ये डेजिग्नेटेड पेटेंट ऑफिस कौन सा, ये आईएसए होगा क्या सर? कोई भी मांग सकता है आपसे, जहां भी आप जिस कंट्री में जाएंगे ना। अच्छा, डेजिग्नेटेड, तो ये नेशनल फेस फाइलिंग के टाइम पे कब? हाँ, नेशनल फेज एंट्री पे सर, कोई भी डेजिग्नेटेड कंट्री का पेटेंट ऑफिस जो होगा वो आपसे मांग सकता है, मांगता एट द ही टाइम है, ऑफ देना नेशनल ही फेस। पड़ता है। हाँ, ओके। या अगर आप या तो नेशनल एप्लीकेशन के टाइम पे आप फाइल कर दो, या अगर आपने उस टाइम पे नहीं किया, मान लीजिए यू आर नॉट एबल टू सबमिट बिकॉज यू नीड सम टाइम टू रिट्रीव इट फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस लाइक इंडिया, जिससे आपने डिमांड किया उसने भी आपको नहीं दिया है, तो आप कैसे फाइल करेंगे, नहीं कर सकते। तो आप बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही फाइल करना है, आप बाद में भी कर सकते हो। और अगर सामने से कोई मांगता है कोई ऑफिस, तो विद इन 3 मंथ्स आपको देना पड़ता है। नहीं ये सर, हालांकि इंडिया में कोई आ रहा है बाहर से उसके लिए 3 मंथ वाला टाइमलाइन है, या इंडिया से मैं अगर यूएस जा रहा हूँ तो यूएस के लिए भी 3 मंथ्स वाला क्या है ये? सर इंडिया में तो 3 मंथ्स है। इंडिया में 3 मंथ्स है। अगर इंडिया में कोई इंडियन पेटेंट ऑफिस आपसे प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो आपको 3 मंथ्स के अंदर उसको देना है। ठीक है, बट बाद मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तब उस टाइम पर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। बट जिस दिन मांग लेगा कि मुझे अब दो, वहां से 3 महीने के अंदर तो आपको देना ही पड़ेगा। सर प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट तो पीसीटी थ्रू या कन्वेंशन थ्रू जो एप्लीकेशन इंडिया में आ रहे उसके लिए होता है ना। लेकिन अगर इंडिया से कोई बाहर जा रही है तो उन लोगों के पास देना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल, तो आप इंडिया से लेकर वहां दोगे, बट वहां पर सबमिट करने की टाइमलाइन 3 मंथ है कि नहीं है, मालूम है हाँ ना वो आपको। अलग होगी, जो भी नेशनल लॉज होंगे उसके में हाँ अलग होगी। इसीलिए, तो यहाँ पर आपसे जब भी मांगा जाएगा, बिल्कुल सही कहा सारिका मैम ने, 3 महीने में देना है। यहाँ से आप अगर बाहर जा रहे हो तो देना तो है, बट वो कब तक देना वो हमें नहीं मालूम, वो उनके लॉज के हिसाब से होगा, जो भी उन्होंने टाइमलाइन रखी हुई। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आपके सामने आ रही है क्वेश्चन में कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने दिन में देगा, तो 3 मंथ्स की टाइमलाइन लेकर चलनी है। वहां पर ऐसा नहीं लिखना है कि हमें नहीं मालूम या क्या होगा। हालांकि ऐसा हम्म। क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आना चाहिए, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। हालांकि रूल्स में लिखा है, बट अब कभी भी सबमिट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट की शेयरिंग के लिए वाइपो ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है वाइपो डैश। वाइपोडेस हाँ। इसको भी हम पढ़ेंगे ऑन द लेटर स्टडीज। ठीक है, बट अब इसके थ्रू प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट की जो है शेयरिंग होती है, तो अब एप्लीकेंट को शेयर नहीं करना पड़ता है, जाके पेटेंट ऑफिस अपने आप शेयर करते। आई थिंक इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ है क्या। कल ही किया है ना सर। अच्छा, मुझे याद नहीं। इसका कल ही नाम है किया है। डिजिटल, ओके, मुझे सही में याद नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ होगा, वो सिर्फ डास नाम आया डास होगा। वाला किया था ना, भाई को डास वाला, हाँ। यही हाँ है वो। हाँ, हाँ, वो इसका ये टाइमलाइन यहाँ। वगैरह डिस्कस नहीं किया था, ये किया था कि कौन इश्यू करेगा और कैसे सबमिट वबमिट होता है, वो सब आई थिंक आपने कल डिस्कस किया था। सर इतना ही आपको है एक इसमें एक्चुअली में। रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस नंबर आप डाल देते हैं प्रायोरिटी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस इतना ही है सर एक्चुअली में, सही बताऊं तो डैश के बारे में, क्योंकि ये नए सिस्टम्स हैं, और अभी इस सिस्टम को जो यूज करने के लिए जिस कंट्रीज को ऑथोराइज किया गया, मेरे ख्याल से वो भी 4 या 5 ही कंट्रीज हैं, जिनके बीच में अभी ये टेस्टिंग फेज में है। लेकिन तब भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में इसका क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखाऊंगा, 2 सिस्टम हैं जो वाइपो ने नए बनाए हैं, एक वाइपो डैश और एक है वाइपो केस।
सर हर ठीक। साल एक ना, जो भी 1 ईयर में जो भी ट्रीटी कुछ भी होता है ना, उसके लिए आता है क्वेश्चन। इस हाँ टाइम ऐसा कुछ हुआ है, न्यू है, एग्रीमेंट हुआ है, कुछ तो अलग हुआ है? अभी तक पिछले तो साल कैसा डिजाइन का रिधि रिधि वो नहीं ट्रीटी बनी थी, उसके बारे में वो 5 मार्क के लिए। दुबई की आई थी। हाँ, अभी ऐसा कुछ हुआ है इस ईयर में? अभी पता तो नहीं। क्योंकि 1 क्वेश्चन तो उसके ऊपर होता सी है जो न्यू सी होता है। CRI की गाइडलाइंस आई थी। हाँ, वो गाइडलाइंस पढ़ने हैं हमें। मैम 70 पेज का पेज डॉक्यूमेंट है वो तो। इतना नहीं। पेटेंट एक्ट नहीं है इतना सर लंबा। रजत सर, इसलिए होगा, ये तो मेन तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्या है। हाँ तो निकालेंगे, क्रक्स निकालेंगे उसका। जी मोनिका हाँ मैम। हाँ। सर ये 19 M और रूल नंबर 21 बस संक्षेप में थोड़ा सा बता दो, क्योंकि मेरी एक कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा इंस्टाग्राम चला रहे सुनना। थे आप? सर कॉल नहीं इंस्टाग्राम आए नहीं थे? चला रही थी मैं, घर से कॉल आ गया था। एक बार आप थोड़ा सा देखो बता दो। देखो 19M पढ़ो आप, क्या लिखा है? IPR will be transmitted, IB टू इंटरनेशनल है। ब्यूरो बाय, अच्छा टू टू, अच्छा to IB by IPEA on the date it is transmitted to applicants। क्या समझ में आया? जो IPER माने की रिपोर्ट है वो ट्रांसमिट होगी इंटरनेशनल ब्यूरो को हाँ, IPEA के थ्रू, जिस दिन वो एप्लीकेंट को मिली है, ट्रांसमिट हुई है। और बस यही है इसमें। नहीं समझ में आया। देखो पहले हमने देखा था कि ISA जब ISR बनाता था, हाँ ISR प्लस रिटर्न ओपिनियन, तो जिस दिन वो एप्लीकेंट को देता था उसी दिन वो इंटरनेशनल ब्यूरो को भी ट्रांसमिट करता था। हाँ। वैसे ही जिस दिन IPER बनाएगा, हम्म। जिस दिन वो एप्लीकेंट को ट्रांसमिट करेगा उसी दिन साथ के साथ इंटरनेशनल ब्यूरो को भी ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। 19M के बाद जो रूल 21 है वो बात करता है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट के बारे में। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट से जो पहला डॉक्यूमेंट होगा, मतलब प्रायोरिटी डेट के टाइम पर, तो कीर्ति मैम। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं। सारिका मैम, प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब सर हम फर्स्ट फाइलिंग करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट को, जो हमारा पेटेंट ऑफिस का मेन ब्रांच है ना, तो प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट ऐसा बना के उसके ऊपर जो भी अथॉरिटी होगी, उस जिसको भी है साइन करने की, उसका साइन होता है। प्रायोरिटी हमने डॉक्यूमेंट करता क्या है वैसे, उसका यूज क्या है? वो बताता है कि हमारी ये प्रायोरिटी है, यहाँ से स्टार्ट हो। प्रायोरिटी डेट, बिल्कुल सही बात। हाँ, प्रायोरिटी प्रायोरिटी के। डॉक्यूमेंट मोनिका मैम एक तरह से, जैसे कि सारिका मैम ने कहा, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि हमारी प्रायोरिटी डेट क्या है। हम्म। ये जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया में ही एप्लीकेशन फाइल की है हम्म। और इंडिया से ही मैं PCT फाइल कर रहा हूँ, तो हम्म। इंडियन पेटेंट ऑफिस को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद जब मैं PCT से बाकी कंट्रीज में कहीं पर नेशनल फेज एंट्री लूंगा तो वहां पर ये हम्म। देना पड़ता है। अच्छा बट ठीक है। जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही देना पड़े, बाद में भी आप दे सकते हैं। बट जैसे अगर मान लीजिए कोई PCT इंडिया में आ रही है कहीं बाहर से, हम्म। तो उसको फिर इंडिया में भी डिपॉजिट करना पड़ेगा उस एप्लीकेंट को। हम्म। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस जब भी उस पर्सन से मांगेगा कि भैया मुझे प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट दो, तो वहां से हम्म। 3 महीने के अंदर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी पेटेंट ऑफिस डेजिग्नेटेड पेटेंट ऑफिस बोलेंगे। ठीक है। हाँ। बट हालांकि ये रूल लिखा है, फॉलो हम्म। होता है, बट
ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट जो है ना, ये बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो पब्लिश भी करता है। ओके। तो ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेस के बीच में शेयर करने के लिए वाइपो ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसका नाम है वाइपो डैश। हाँ। वाइपो डैश का नाम मतलब है डिजिटल एक्सेस सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए पीसीटी इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया में फाइल हुई, तो इंडियन हम्म, पेटेंट ऑफिस का काम है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट इशू करना। हाँ। तो वो अब क्या होता है, एप्लीकेंट को देने की बजाय वो क्या करते हैं, उस डिजिटल एक्सेस एप्लीकेंट सिस्टम में डाल देते हैं। उसकी रिक्वेस्ट पर अच्छा। वो डॉक्यूमेंट बनेगा और यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक और है। यहाँ से एक रेफरेंस नंबर एप्लीकेंट को दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। और हम्म, बेसिकली रेफरेंस नंबर नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा सा भी क्या इंफॉर्मेशन कम है क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट है ये सिस्टम। हम्म, रेफरेंस नंबर दिया जाता है, या जो पीसीटी एप्लीकेशन होती है ना, हम्म, उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, उस जी। एप्लीकेशन नंबर पर ही अपलोड की जाती है, और फिर बाकी सारे ऑफिस उस एप्लीकेशन नंबर से उसको प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ठीक बीच है। में जो एप्लीकेंट का जो इंटरवेंशन था ना, वो खत्म कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो रेफरेंस भी हो सकता है, एप्लीकेशन नंबर भी है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा वाइपो डैश का पूरा भी, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, और 5 मेजर कंट्रीज को ही इसका अभी पार्ट बनाया गया है, जिसमें एक इंडिया है, आई थिंक जो यूएस है, यूरोप है, कोरिया है, चाइना है, और आई थिंक इंडिया है। तो 5 से 6 कंट्रीज के बीच में भी ये सिस्टम बनाया गया है, चेक कर रहे हैं इसको, टेस्टिंग चल रही है। बट क्वेश्चन आ चुका है 2024 में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे 2 सिस्टम बनाए हैं वाइपो ने, एक डास है, एक केस है, वाइपो केस। हम्म। ठीक है। केस के बारे में भी इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा ऑन लेटर स्टेजेस। ठीक है। इतना भी आप समझ सकते हैं कि डिजिटल एक्सेस सिस्टम जो है वो पेटेंट ऑफिस टू पेटेंट ऑफिस प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए बनाया है। बट इसके ठीक और है। क्या फीचर्स हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसका कौन पार्ट है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। बाकी आप चाहें तो इसको आप गूगल पे सर्च कीजिए वाइपो डैश, वाइपो की वेबसाइट पे इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पढ़िए बैठ के। ओके सर। चलो अब ये सेक्शंस हुए, रूल्स हुए कंप्लीट। देखिए इसमें बीच बीच में ना कुछ 1-2 रूल्स ऐसे हैं जो मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा मुझे लगा नहीं जो पढ़ने लायक था। आप चाहते हैं तो उसको जाके आप पढ़ सकते हैं, बाकी उसमें कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पीसीटी की जो फी स्ट्रक्चर है उसको आज हम देखते हैं। ये हम गए पेटेंट रूल्स, और ये आ गया पेटेंट रूल्स, और ये आ गया 5th शेड्यूल। देखिए
जो पीसीटी का फी स्ट्रक्चर है ना वो 5th शेड्यूल में है। ये स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है, मुझे ही ब्लर दिख रही है? नहीं दिख रही है सर। नहीं, दिख तो रही है बट ब्लर है। नहीं। अभी थोड़ा बेटर है शायद। अब ठीक। चलो, देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 5th शेड्यूल का मतलब क्या है। देखिए, जो हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं ना, शेड्यूल जो है ना वो हमें रूल्स में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? शेड्यूल कहाँ मिलते हैं? आंसर तो कर दीजिए कोई। महादेव सर, गंगा सर, अखिल सर। शेड्यूल्स रूल्स में मिलते हैं। जी, अखिल सर। यस सर। बस चेक करा था, सो तो नहीं गए? नहीं 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 सर। अरे सर थोड़ा सा बिजी हो गया, कॉल आ गया एक। चलो, रूल्स में मिलते हैं हमें शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो है ये हमारा फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर जो इंडियन एप्लीकेशन का इंडिया में होता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में हमें मिलते हैं फॉर्म्स, जो कि ये पूरी लिस्ट हमें दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके नीचे जब हम आते हैं तो जो शेड्यूल थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल हमें मिलता है, ये देता है फॉर्म ऑफ पेटेंट। ये फॉर्म ऑफ पेटेंट क्या है? ये सर्टिफिकेट है एक्चुअली। जो पेटेंट ग्रांट होने पर जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, ये वो पेटेंट फॉर्म है एक्चुअली। ये थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है। फोर्थ शेड्यूल कोई बता पाएगा क्या होता है? स्केल ऑफ कॉस्ट क्या मतलब हुआ है इसका? कोई बता पाएगा? कोई भी बता दीजिए। आई थिंक कृतिका मैम इसका आंसर दे पाएंगे। कृतिका मैम, इफ पॉसिबल, can you unmute yourself and answer what could be the possibility of what is mentioned in scale of cost? What is the relevance of fourth schedule? चलो कोई बात नहीं। अखिल सर आपने अनम्यूट किया था, आप बताइए। सर मुझे भी आइडिया नहीं है स्केल ऑफ कॉस्ट का तो। कीर्ति मैम, कोई नहीं बता। सारिका मैम बताएंगे। स्केल ऑफ कॉस्ट, सारिका मैम। हाँ, सारे गायब हो गए क्या? सर क्या पूछा है आपने? मैं थोड़ा। ये फोर्थ शेड्यूल जो होता है मैम, स्केल ऑफ कॉस्ट, ये क्या होता है?
आज हम लोग सब सर जो लाइट्स भी वाइट्स सर लेके चला आउट रहे हैं। ऑफ इंडिया से पीसीटी और कन्वेंशनल एप्लीकेशन से आ रहे हैं, कोई भी है, इंडिया का नहीं है, लेकिन उसको यहाँ का एग्रीमेंट असाइनमेंट कुछ भी लेना है, या सुड फाइल किया है, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, वो पहले नहीं फी लेते हैं, नहीं वो नहीं स्केल ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ सर। नहीं, वो होता है, उसमें पहले ली जाती है, हाँ पहले बट लेते हैं। हाँ बट ये वो स्केल ऑफ कॉस्ट नहीं, इसमें क्या ओके। मेंशन किया गया है महादेव सर? सर नो नो आइडिया, मतलब आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये फीस और कॉस्ट ऑफ स्केल ऑफ कॉस्ट में क्या डिफरेंस होगा। आपको गंगा सर आप तो कर कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। नहीं सर, ये जो मुझे नहीं कोई है आइडिया नहीं। सर, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट अवॉइड करते हैं, वो कॉस्ट है। हाँ अब सही पकड़े हैं आप, ये वही चीज है। याद आया सभी लोग? सेक्शन 77 में याद कीजिए, सेक्शन 77 क्या था? Power of controller as civil court. हाँ उसमें एक पावर क्या थी कंट्रोलर की? Awarding cost. यस, Awarding अवॉर्डिंग कॉस्ट। तो वो जो कॉस्ट अवॉर्ड करेंगे, क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो जो कॉस्ट अवॉर्ड करते हैं वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग की जाती है। ये कॉस्ट, पंजाब जी, ये वो कॉस्ट है, किस रिस्पेक्ट में कितनी कॉस्ट अवॉर्ड करनी है वो सब इसमें दी हुई। बट ये हमको याद नहीं करना है कि कितनी क्या कॉस्ट होती है, ठीक है? हमको बस पता होना चाहिए कि फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है। अभी सबको क्लियर हुआ? सर जिसको ये किस क्लियर नहीं, तरह का कॉस्ट है, नहीं क्लियर हुआ सर। देखिए मतलब सर ये वो वाला कॉस्ट हो गया ना जो मतलब हियरिंग्स में कंट्रोलर रिवॉर्ड कर सकता है मतलब पार्टी को। देखिए वो सर आप सही कह वो रहे हैं, बट उसका रिलेवेंस नहीं समझ पा रहे शायद महादेव सर। हाँ। देखिए जब भी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं ना सर कंट्रोलर, तो वो काम करने का भी पैसा मांग, जैसे कि जो कोर्ट्स होते हैं ना, वहां पे कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। हाँ आपने हाँ केस किया, कोर्ट जज साहब आपका केस सुन रहे हैं, आपके केस की हियरिंग्स चल रही हैं, तो वो जो हियरिंग्स हो रही हैं उनका भी पैसा देना पड़ता है सर, चार्जेस लगते हैं, कॉस्ट होती है वो, ठीक है? ये क्या कंट्रोलर अवॉर्ड करता है, ये तो केस तो कोर्ट में हाँ चलेगा ना सर। हाँ 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 बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जो प्रोविजन कंट्रोलर के पास चल रहे हैं पेटेंट ऑफिस में, हाँ तो हाँ हाँ। वो भी कॉस्ट अवॉर्ड करते हैं। जैसे आपने किसी को हियरिंग के लिए बोला, कोई थर्ड पार्टी है जिसका कोई मतलब नहीं है, बट वो हियरिंग अटेंड करना चाहता है। सो बेसिकली जैसे पहला पॉइंट ये ऐसा हो गया कि मेरे को ओपोजिशन फाइल करना है, तो मेरे को फॉर्म 18 4,000 रुपए देके मैं फाइल कर दिया। बिल्कुल, हाँ, वो नोटिस जो है वो अपोनेंट को, एप्लीकेंट को भेजने के लिए भी कंट्रोलर पैसा मांगेगा पैसा ऐसा। लेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, वो पैसा है ये। हाँ, ओके क्योंकि ओके, वो अंडरस्टूड। काम करेगा ना इसके ऊपर, हाँ हाँ हाँ। ये चीज है। बट बहुत सारी चीजें हैं सर, उसको बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। हमको ना तो कॉस्ट याद करनी है, जैसे हमने फी स्ट्रक्चर याद किया, हमें सिर्फ फी स्ट्रक्चर याद, हमें ये याद नहीं करना है, इसका हमारे साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, ये कंट्रोलर के लिए है। बट शेड्यूल 4 क्या बताता है, बस इतना हमें पता होना चाहिए था। तो वो हमें समझ में आ गया कि फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है, कि जो सेक्शन 77 में जो कंट्रोलर के पास एक पावर है फॉर अवॉर्डिंग कॉस्ट, वो जो कॉस्ट है वो किस तरह से अवॉर्ड की जाएगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। एक तरह से सर ये ना रेट लिस्ट है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ये तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस की रेट लिस्ट है, एक तरह से कि ये काम करने का इतना पैसा लगेगा। एक तरह समझने के लिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ। एक्चुअली एक्चुअली यस। हाँ गुड समझने के टर्म्स। लिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ एक पूरा मेन्यू रेट लिस्ट लगा होता है ना, ये उस तरह से एक तरह से।
सिर्फ समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कहीं सीरियस मत लीजिएगा, किसी के सामने बोलना नहीं कि सर ये तो रेट लिस्ट है आप लोगों की। ठीक है सर। अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में इंटरनेशनल एप्लीकेशंस के जो रेट लिस्ट बोलो, प्राइस फी स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। देखो ये हो गया हमारा फिफ्थ शेड्यूल। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आ रहा है एज अ आईएएस, मतलब वो एप्लीकेशन मान लीजिए यूएस की है और उन्होंने इंडिया को आईएएस के तौर पे चूज किया है, तो अब उनको वो सर्च फी करनी है, उनको आईएसआर बनाना है ना। तो वो आईएसआर जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे और उसकी फीस क्या होगी वो यहाँ पर दी हुई। दूसरा यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िएगा सर। कोई भी पढ़ लीजिए, अखिल सर, On माधव what सर का। payable relevant provision of patent rules 2003 if any? On what payable हाँ, और यहाँ से पढ़िए। relevant rule of regulations under the treaty? हाँ। तो इस कॉलम में जो हमें, जैसे ये 19B लिखा है, 19B5, तो ये जो रूल नंबर है ये अपने पेटेंट रूल्स का है, बट वैसे ही इसी के आगे लिखा है रूल 40.2, तो ये हमें जाना पड़ेगा हमारे पीसीटी के रूल्स जो वाइपो की वेबसाइट पे मिलेंगे। ये पॉइंट समझ पाए सभी लोग? ठीक। अब देखिए रूल 16.1A। अब देखिए यहां पर इन्होंने पेटेंट का कोई रूल मेंशन नहीं किया, तो अब ये सर्च फी कौन सी है ये समझने के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा रूल 16.1A। तो चलिए एक बार देख के आते हैं कि ये क्या है। तो हम चलते हैं पेटेंट, नहीं पीसीटी, पीसीटी रूल्स, ये आ गया पीसीटी रूल्स। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा नंबर था वो 16.1A। तो पहले चलते हैं 16 ऊपर गया, 16.1, ये 1 आ गया, सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन पर? 16.1, 1 का A। हाँ, पढ़िए सर, इसको कौन पढ़ेगा? कोई भी आ जाए या मैं नाम बुला देता हूँ। गंगा सर। मैं सिर्फ फोन से कनेक्ट होगी, लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके अच्छी ठीक है। बात पढ़ रही हाँ 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 ठीक ठीक। जी महादेव सर आप ही पढ़ लीजिए। 16.1 right to ask for a fee. A. Each international searching authority may require that the applicant pay a fee, search fee, for its own benefit for carrying out the international search and for performing all other tasks entrusted to international searching authorities by the treaty and these regulations. तो एक तरह से ये आईए से सर्च फी जो ले रहा है, ये बाकी जितने भी एज अ आईए से उसके जितने भी टास्क हैं उनको परफॉर्म करने की फीस लेगा। अब आप बोलेंगे सर तो आईएसआर की फीस होगी ये तो, है ना? हो सकता है, मुझे भी देखना है। अब एक काम करते हैं, अब हम अगला देखते हैं। तो इसके लिए फीस कितनी है सर? 2500 रुपए फॉर नेचुरल पर्सन। ये सर्च फी है मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूं ये आईएसआर बनाने की फीस है। समझ पा रहे हैं? आईएसए का काम क्या है? आईएसआर बनाना। हेलो
यस सर, दैट्स व्हाट आई फील कि इसी का होना चाहिए। हाँ, तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, एडिशनल फी अंडर रूल 19B5। ठीक है सर, अब ये क्या है ये देखते हैं चलते हैं। पेटेंट रूल्स ये है, ये 19B का 5 क्या है। हाँ चलो महादेव सर यहां से रीड कीजिएगा 5 नंबर से। The searching authority, if it considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, if it considers the international application does not comply with the requirement of unity of the invention in accordance with the provisions contained in rule number 13 of रूल the नंबर regulation. 13 किसका था सर, पहले पहले बताओ। रूल नंबर 13 याद होना चाहिए सर। सर ड्राइंग्स वगैरह से था ना? नहीं नहीं सेक्शन 10 का था रूल 32 13। ये रूल 13 abstract किसका था। स्पेसिफिकेशन। सेक्शन 10 का तो था ना वो एब्स्ट्रैक्ट, और उसका टाइटल का तो नहीं था। स्पेसिफिकेशंस का था सर। याद कीजिए अपन ड्राफ्टिंग में लिखते हैं ना, पेटेंट, पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल, सी सेक्शन 10, रूल 13। 13। सेक्शन 10 रूल 13। सर नेक्स्ट सेक्शन हाँ ड्राइंग का है ना, सेक्शन 14 हाँ वो रूल 14 सॉरी। बिल्कुल। अब हर बार कंफ्यूज सा हो जाता है। 14 हो गया आपका ड्राइंग्स का, 15 हाँ। हो गया मॉडल्स। हम्म। 13 was 13। हाँ 13 स्पेसिफिकेशन का, करेक्ट, बहुत सारा चीजें हैं उसमें। हाँ, तो स्पेसिफिकेशन यानी कि अब हम रूल 13 से समझ गए सेक्शन 10 में जाना है। और सेक्शन 10 क्या बताता था, एक पॉइंट था वहां पे, सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट। सिंगल इन्वेंशन या बहुत सारे अगर मल्टीपल हैं तो दे शुड कंप्राइज ए सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट। यस, तो अब यहां पर आईएसए ये बोल रहा है कि अगर जो आईएसए के पास जो एप्लीकेशन आई है, it is not complying with the requirements of unity of invention under rule 13 of the regulations under the treaty। ओ सॉरी मैंने गलत रेफरेंस दे दिया। ये रूल 13 तो पीसीटी का है। हाँ ट्रीटी का रूल है। बट ये वही होगा सबकी, यूनिटी ऑफ इन्वेंशन से हम समझ रहे हैं कि एक तरह से मल्टीपल इन्वेंशंस की बात हो रही है। इसका मतलब एक इन्वेंशन नहीं है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये 13 के ट्रीटी के रूल के हिसाब से यूनिटी नहीं है इन्वेंशन में, कंप्लाई नहीं करता उसके, तो द सर्चिंग अथॉरिटी shall send a notice specifying the reasons for which the international application is not considered as complying with the requirements of unity of invention and inviting the applicant अब किस लिए इनवाइट करेगा वो, to pay additional fee specified in 5th schedule, indicating the amount of fee to be paid within a period of 1 month from the date of such invitation. ओके, तो यूनिटी नहीं है तो वो फीस पैसा मांगेगा क्यों या मांगेगा, फिर डबल फीस एंड मांगेगा। वो सर्चिंग का किसका मांगेगा ना। हाँ, पहले तो उसने सर्चिंग का ले ही लिया था, लेकिन अब एक से ज्यादा इन्वेंशन है, इसीलिए वो उससे डबल फीस मांगेगा, 2500 रुपये और मांगेगा। एंड ठीक है एक सर। और मांगेगा, क्या मांग रहा है ये, वेयर एप्लीकेबल द प्रोटेस्ट फी। नहीं नहीं सर, पूरा पढ़िए, एंड यहां से, हाँ एंड टू पे, सो ए और बी दोनों हो सकता है, टू पे वेयर एप्लीकेबल द प्रोटेस्ट फी specified in the 5th schedule, indicating the amount to be paid again within 1 month
from the date of such invitation. अब क्वेश्चन ये आता है, ये प्रोटेस्ट फी क्या है? ये बताएगा हमें रूल 13 ऑफ ट्रीटी। PCT का रूल है। ये यूनिटी ऑफ इन्वेंशन, तो इसमें और कहीं इसमें ना ये कहीं प्रोटेस्ट ना जनरल टर्म है, मतलब सर एक्चुअली में वो जो आप सही कह रहे हैं, प्रोटेस्ट फी क्या होता है, वो एक तरह से ये कहता है कि आप जो बोल रहे हो ना यूनिटी नहीं है, वो यूनिटी है। वही वो हियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी सर। हाँ कि मतलब जैसे वो रिपोर्ट आया और उसमें ऑब्जेक्शन है, तो मतलब ना ये एप्लीकेंट के पास चॉइस होता है कि मतलब वो प्रोटेस्ट, यानी कि मतलब वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि नहीं, मेरा जो इन्वेंशन है उसमें यूनिटी ऑफ इन्वेंशन और इन्वेंटिवनेस है। तो हाँ, वो चैलेंज करता है उस चीज को। हाँ, तो वो ही है सर ये। और यही सेम चीज इसमें 19J में है, जो मतलब ये IPEA का जो रिपोर्ट आता है ना, उसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसके लिए है। तो ये दोनों उसी के हाँ लिए सर। बट हाँ बिल्कुल सही बात सर, प्रोटेस्ट फी का जो रेफरेंस है वो रूल 40.2 से है। 40.2 13 में नहीं है उसका रेफरेंस। सर लेकिन ऐसा होगा तो दोनों फीस क्यों मांगेगा वो? होगा सर, देखिए ये लैक ऑफ इन्वेंशन ऑफ यूनिटी ये आ गया ना, 40 ये पढ़ते हैं सर अपन पूरा। देखिए पढ़िए सर इसको, महादेव सर। So 40.1 है इन्विटेशन टू पे एडिशनल फी, टाइम लिमिट बोल रहा है। The invitation to pay additional fee provided for in Article 17(3)(a) उसको छोड़ दीजिए सर अभी। shall specify the reason for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention. So ये specify करेगा, हाँ फी मांगेगा लेकिन specify करेगा। दूसरा है invite the applicant to pay the additional fee within 1 month from the date of the invitation and indicate the amount of those fees to be paid. अब देखिए ये क्या हुआ यहाँ पर, इंडियन लॉ ने अपने जो रूल्स हैं उसको अलाइन किया है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जो फी स्ट्रक्चर है वो तो हम ही डिसाइड करेंगे ना भैया, काम हमें करना है। अब मान लीजिए अगर यही रूल यूएस में जाके देखेंगे तो वहां उनकी डॉलर्स में कुछ और फीस होगी, हमें नहीं मालूम। बट इंडिया में अगर ये काम हो रहा है तो उसको 2500 रुपये एडिशनल फीस देने पड़ेंगे। ये पॉइंट सब समझ पा रहे हैं? ठीक। जिसको भी क्लियर ना हो कोई भी पॉइंट प्लीज बीच में हैंड रेस करके क्वेश्चनिंग कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अगर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहां से। Invite the applicant to pay, where applicable, the protest fee as referred to in Rule 42E within 1 month from the date of the invitation रूल and indicate 40.2 the amount to be यहीं पर paid. आ गया। So 40.2 बोलता है ये में the amount of the additional fee due for searching under shall be determined by the competent international searching authority. वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया की फीस इंडिया डिसाइड करेगा, यूएस की फीस यूएस डिसाइड करेगा। मतलब वाइको ने रूल्स बनाए, फी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो आप अपना बनाओ और वो डायरेक्टली उसी को पेएबल होगी इंटरनेशनल प्रोटेस्ट सेक्शन। फी क्या होता है वो देख लेते हैं चल के सर सबसे पहले ई में। हाँ अब ये पढ़िए सर ई। The examination of a protest referred to in paragraph C में भी ये बहुत ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, इधर उधर से क्रॉस रेफरेंसिंग है। The examination of a protest referred to in paragraph C, हमारे बाप सर इसके लिए सी पढ़ लेते हैं।
मतलब मैं चाहता हूँ आप प्रोटेस्ट की डेफिनेशन समझो, मुझे लगता है वो सी में दी है फिर इन्होंने इसका। तो ये बोल रहा है एनी एप्लीकेंट मे पे द एडिशनल फी अंडर प्रोटेस्ट that is accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of the unity of invention or that I think वो अखिल सर जो बोल रहे थे वही है। सर एक मिनट दीजिए। हम्म। अखिल सर यस सर। देखिएगा, सारिका मैम देखिए सर, इसको डिस्कस कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, इसको रोकिए मत, आप ओके लोग ओके वेट सर, कीजिए। हाँ ओके सर। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट दो केस में बोल रहा है, एक तो कि भैया आपने यूनिटी का जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो सही नहीं है, या दूसरा है कि जो पैसा मांगा है वो बहुत ज्यादा है ना। हाँ हाँ सर। हम्म। और फिर सर वही है कि मतलब इसमें ना वही एक कॉन्स्टिट्यूट मतलब एक बॉडी फॉर्म होगी, फिर वो उस इशू को सुनेगी और फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा फिर वो डिसीजन वगैरह अपना देके वो डेजिग्नेटेड ऑफिस को नोटिफाई करेगी। और फिर बस यही सब है सर इसमें सर, लाइक जैसे हियरिंग होती है हम्म। अपोजिशंस वगैरह जो होते हैं उसकी तरह है ये बेसिकली। इसमें भी हम्म। इसमें ISR में और ये 19J में। समझ गया। अगर प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है shall order the total or partial reimbursement to the applicant of the additional fees. Okay. हेलो, हाँ जी, कंप्लीट हुआ सर ये? यस सर, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ओके। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट वाला फी है वो दोनों चीजों के लिए हो सकता है, आपका यूनिटी को भी जस्टिफाई करने के लिए, या दूसरा अगर एडिशनल फीस ज्यादा डाली है तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए, उसको भी प्रोटेस्ट करने के लिए। और दोनों केस में होगा सर ये, ISR के केस में भी और IPER के केस में भी।
है ना। ये पॉइंट आई थिंक डिस्कस हो गया होगा आखिर सर अभी। यस सर। चलिए आगे आते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फीस, ये सर्च फी है ISR और ये है IPER की फीस। मतलब कितनी फीस है, 3000 रुपये और उसकी एडिशनल फीस। अब ये एडिशनल फीस कब हो जाएगी सर? सर अगर मतलब अब भी पढ़ा अपन, लैक ऑफ यूनिटी अगर नहीं लिखेगी तो हाँ हाँ, लैक ऑफ पेमेंट। यूनिटी के लिए वो एडिशनल फी मांगेगा सर्च करने के लिए ना। हाँ, अब एक और चीज है सर, अगर इंडिया ही ISA था और उसके बाद आपने इंडिया को ही IPEA चूज किया, देखिए मान लीजिए एक एप्लीकेशन है जो इंडिया में आई, एज अ ISA, इंडिया को ISA चूज किया। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं सभी? ठीक। अब उसके बाद वही एप्लीकेशन IPEA के तौर पे अगर इंडिया में आई है, तब उसकी फीस इससे ली जाएगी। इसको पढ़िए माधव सर। 0.6 ना सर, जी preliminary examination fee. If the international search report was prepared by the Indian International Searching Authority, preliminary examination IPER है ना। अगर पहले इंडिया को ISA के तौर पे चूज किया गया था और बाद में इंडिया को ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए चूज किया गया है, तब उस केस में इंडिया एज अ सर्च फी पहले 2500 रुपये ले चुका होगा, तो IPA की फीस फिर वो 2500 ही लेगा। बट अगर पहले ISA इंडिया नहीं था, IPEA के लिए इंडिया को चूज किया गया बाद में, तब फीस लगेगी 3000 रुपीज ओके ओके ओके। और एडिशनल फीस वही 3000। और अगर यहां पर एडिशनल फीस लगेगी तो वही 2500। मतलब जो पहले है वही एडिशनल फीस हो जाएगा। ये पॉइंट सभी समझ पा रहे हैं? जिसको क्लियर नहीं हो वो प्लीज हैंड रेज कीजिए। गंगा सर, रूबी मैम है, चलो नहीं सर, आ रहा है सर समझ। कृतिका मैम, क्लियर हुआ फीस स्ट्रक्चर? थम्स अप दे दीजिए सभी लोग जिसको समझ, बिल्कुल अगर प्रॉपर क्लियर समझ में आ गया। सभी लोग थम्स अप दे दीजिए। मोनिका मैम, महादेव सर, कृतिका मैम। सर अभी तो आ रहा है समझ में, लेकिन इसका ना प्रॉपर नोट्स नहीं हुआ है, तो देखना पड़ेगा उसको कैसे रिटेंशन करेंगे, बनाएंगे नोट्स। सर हाँ नोट्स सर, में आपने बनाना नोट्स भी पड़ेगा। बनवाए। इसके लिए नोट्स क्या बनाना है? वो तो फीस स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। इसमें नोट्स देखो, रूल्स पे तो बना ही लिया ओ, अपन ने। हम्म। अब देखिए एक चीज समझिए, हर चीज नहीं अपने को याद रखनी है। अगर ये स्ट्रक्चर हमें याद है ना, देखो 2500 रुपये 3000, बात खत्म। बस प्रोटेस्ट फी 1000 रुपये और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट फी आ जाएगी। अगर यहाँ पे एडिशनल फीस है तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो इन्वेंशन है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा रहे हैं IPER में, तो यहाँ प्रोटेस्ट फीस भी आई। और यहाँ इंडिया पर अगर ISA और IPEA है तो 2500, तीन मतलब 500 2500 रुपये कम। बाकी और कंट्रीज में 3000। बस। अगर बाकी नहीं, कंट्री तो इंडिया ही है, हम्म। बट इंडिया पहले ISA नहीं था, सिर्फ IPEA के लिए यूज हुआ है, हाँ हाँ तब 3000 रुपये है। हाँ। बाकी 2500 है, याद हो गया बस। और प्रोटेस्ट फीस 1000। 1000 रुपये। किसी भी चीज में लेट हो गए तो 1000 रुपये बस। और यहाँ पे फोरेक्स का कॉन्सेप्ट है, फोरेक्स। जैसे बाकी फीस स्ट्रक्चर में हमने देखा था
नेचुरल 5x। पर्सन से लार्ज एंटिटी में 5x हो रहा था, यहाँ पे 4x है। जैसे डिजाइन में 4x होता है ना, यहाँ पर भी 4x है। 2500 का 10,000, 3,000 का 12,000, 1,000 का 4,000। याद हो गया महादेव सर, मोनिका मैम? हाँ सर, हो जाएगा, हो जाएगा। आई थिंक 2500, 3,000 और 1,000 ही है। देखिए सर, अभी 2 मिनट एक काम करते हैं, चलो स्क्रीन बंद। अब मुझे बताओ सर, सर्च फी कितनी लगती है? आइए महादेव सर, सर। 2500 रुपये। 2500। 2500। इंडिया आईएसए नहीं था, आईपीआर की फीस कितनी लगेगी मोनिका मैम? 3,000 से। 3,000। गंगा सर, अगर इंडिया आईएसए नहीं था, आईपीईए के लिए चूज हुआ है और उसमें यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है, तो एडिशनल फीस कितनी लगेगी गंगा सर? सर 1,000 है ना? नो, 600 1000। सॉरी सर। 3,000। 3,000, हाँ सही जवाब। सर 1,000 किस चीज की फीस है गंगा सर उस केस में? प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट किया हाँ हाँ, सर। प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना देने के लिए 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। यही तो भाई प्रोटेस्ट वही तो होता है, धरना देना। हाँ, यस धरना ही। सर। है ना, वही तो। 1,000 रुपए धरना देने के लिए। तुम हमने 2,500 रुपए क्यों लगाए, हम 1,000 रुपए में बैठेंगे मांडवली करने। क्लियर हुआ गंगा सर? यस सर। ठीक है मोनिका मैम, हाँ जी आप ट्रांसलेशन कॉपी देने में लेट हो गए तो कितना फीस लगेगा, चार्जेस, लेट चार्जेस? सर, उस टाइम पे ना मेरा पूरा नेट नहीं चल रहा था, वो अभी चला था 10-15 मिनट पहले। नहीं पता सर, नेट नहीं चल रहा था मेरा। गुड़गांव में नेट नहीं चल रहा है, फिर कहाँ चलेगा? सर मेरे सिम नहीं चल रही है। गुड़गांव में तो नहीं चलता है सर, ट्रैफिक में तो नहीं चलता। हाँ क्या नहीं, गंगाधर क्या सर सही बोल रहे हो। क्या नहीं चलता गुड़गांव में? ट्रैफिक। आप गुड़गांव सर, से ही हो गंगाधर सर? सर आपका गांव कौन सा है, गुड़गांव? नहीं, सोन पापड़ी। वो तो परसों मिलेगी। परसों मिलेगी? सर आप बताओ। अब तो कंबल मिलते हैं आजकल सोन पापड़ी की। और वीआईपी के सूटकेस। देखा आपने भी वो? हाँ हाँ। मोनिका मैम, हाँ जी सर। किसी भी चीज में अगर आप लेट हो गए तो 1,000 रुपए फाइन। ओके ठीक है। ठीक है, तो संडे को अगर आप लेट हुए तो सर कितने संडे फाइन? को रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड 1,000 रुपए तो ठीक है, बट रिकॉर्ड है मेरा 658 659 पे मोनिका ज्वाइन करती है नहीं, ये क्लास बात में। तो सही है, देखो ये बात तो सही है, मोनिका मैम का रिकॉर्ड है पिछले 1.5 महीने से। ये बात तो सही है। वो अलग बात है, बीच तो बीच में कोई फोन आ भी जाते मत, हैं। अरे सर वो आज आ गया था। मैं बोल रही थी ट्रांसमिटर फी या फिर कोई भी फी है, वो लेट हो गई है तो 1,000 रुपए लगेगा। बस कोई भी लेट चार्जेस अगर आपके लग रहे हैं, देखिए लेट फर्निशिंग फी, लेट पेमेंट फी, 1,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। बस बस इतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है फीस स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा आप एक बार 2 बार रिवाइज करोगे हो जाए। 2,500, 3,000, 1,000। 2,500 तो नॉर्मल फीस है सर्च की, बट अगर आईए से नहीं था, इंडिया आईपीईए के लिए आया है तो 500 रुपये फालतू लेगा। 3,000 रुपये। और जिस रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आपने डाली है उसमें 2 इन्वेंशन है तो आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा। बस, लेट हो गए तो 1,000 रुपये और देना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। बस, कुछ बड़ी बात नहीं है मैम इसमें आपको। ठीक है सर। चलो, तो आई थिंक सेशन वाइंड अप करते हैं आज, क्योंकि हालांकि टाइम है अभी, बट स्टिल अब यस सर। अब हम मिलेंगे संडे को।
ओके सर। मैं ये सोच रहा अगर आप लोग अभी यहाँ सामने बैठे होते तो मेरा क्या हाल होता इस लाइन बोलने के बाद। ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी, ये श्योर है। संडे को तो छुट्टी है ना फिर, ये छुट्टी तो नहीं है सर, छुट्टी नहीं है बट क्लास भी नहीं होगी। आपके जयवीर सर ने कुछ प्लान किया है उस दिन के लिए। आई डोंट हैव एनी डिटेल्स सर, वरना मैं बता देता हूँ सर। ओके सर। मैं अब उनको कॉल करता हूँ। मैं एक्चुअली आज मैं बात करने वाला था बट आज क्या हुआ कि जो मेरी सिस्टर हैं उनके ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी। तो आज उनकी वो क्या बोलते हैं 10 दिन के बाद जो प्रोग्राम करते हैं ना दसाई, यस सर। वो थी। तो हम लोग आज वहाँ गए हुए थे, मैं अभी शाम को लेट ही आया तो मैं इसलिए आज उनसे बात कर नहीं पाया। तो मुझे अब बोलना था सर से, बात करूंगी तो अनाउंस कर दीजिए। मैं अब देखता हूँ अगर वो फोन उठा लें अभी लेट नाइट तो बात करता हूँ, नहीं तो कल तो जरूर ग्रुप में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि क्या प्लान है संडे में। ठीक है सर। ओके सर। ओके, तो मिलते हैं दिवाली के बाद। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हेलो। जी सर। गंगा सर म्यूट हो गए आप। सर मेरा कॉल आ गया था, मैं कॉल पे हूँ, सॉरी। ओके।